ये अफसाना सोना गांव के जादुई कुम्हार की है, जो अपने अनोखे काम के लिए मशहूर है। ये जादुई कुम्हार मिट्टी के बर्तन नहीं, रिश्तेदार बनाता है। मतलब मिट्टी की मूर्त को अलग अलग रिश्तों के नाम देकर फरोख्त करता है, जैसे अम्मी अब्बू, भाई बहन, बेटा बेटी, दादा दादी। खानदान का हर रिश्ता जादुई कुम्हार के पास मिलता है। इसलिए कुम्हार के घर पर रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। लो भाई, ये रही तुम्हारी अम्मी जान। कुम्हार काका, ये तो अभी बेजान मूर्त है, फिर मेरी अम्मी कैसे हुई? अरे भाई, मैंने उस मूर्त में दुआ पढ़ दी है। ये मूर्त घर पहुंचते ही जिंदा हो जाएगी और तुम्हारी अम्मी बन जाएगी। हकीकत में ऐसा ही होगा ना? मुझ पर यकीन रखो, ये मूर्त तुम्हारी अम्मी ही है। काका, ये आपकी मूर्त के पैसे। कुम्हार भाईजान, मेरी सासू अम्मा की मूर्ति तैयार हो गई। हाँ बहन, तुम्हारी सासू अम्मा भी तैयार है। बहन, तुमने अपनी सास की जो तस्वीर दी थी, मैंने मूर्त बिल्कुल वैसी ही बनाई है। जी कुम्हार भाईजान, ये मूर्त मेरी सासू अम्मा जैसी है। घर पहुंचकर ये जीवित हो जाएंगी ना? हाँ। शुक्रिया भाईजान, मेरे शौहर अपनी अम्मा को देखकर बेहद खुश हो जाएंगे। मैं अपने फर्जंद की मूर्त बनवाना चाहता हूँ। फर्जंद की मूर्त? हाँ, पिछले साल उसका इंतकाल हो गया था। मेरी बीवी अभी तक उसको भूल नहीं सकी। अपने फर्जंद की याद में दीवानी हो गई है। आप अपने फर्जंद की तस्वीर लेकर आए हैं? हाँ, ये रही मेरे फर्जंद की तस्वीर। मुझे मेरा फर्जंद मिल जाएगा ना? सुमन, किस्मत ने तो हमें पहले ही मायूस कर दिया था। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, हमें औलाद का सुख नहीं मिल सकता। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, और किस्मत कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारी ममता के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन हकीकत का सामना भी जरूरी है। तो आपकी बात मान लूं कि अब हम अम्मी अब्बू नहीं बन सकते? हाँ सुमन, यही हकीकत पत्थर की लकीर है। तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। दूसरा रास्ता? मतलब किसी का बच्चा अपना ले? नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? वो जादुई कुम्हार। क्या? हाँ, अपने गांव का जादुई कुम्हार लोगों को रिश्ते फरोख्त करता है। मैंने भी सुना है, रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है उसके घर। तो हम भी एक रिश्ता खरीद लेते हैं। मेरा मतलब एक बेटा। सुमन, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हम कल ही उस जादुई कुम्हार के पास चलेंगे। इसका मतलब मैं अम्मी बनूंगी? नहीं, मैं अम्मी नहीं बनूंगी। मोना, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों जिद कर रही हो? जिद तो आप कर रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी अम्मी नहीं बनना है। लेकिन क्यों नहीं बनना? अभी मेरी उम्र ही क्या है, और मैं अपनी शक्ल सूरत खराब नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे औलाद चाहिए। अब तुम फैसला करो क्या करना है। इस परेशानी का एक ही हल है। क्या हल है? जादुई कुम्हार। जादुई कुम्हार? हाँ, मेरी तरकीब अच्छी है ना? नजमा, तुम्हारी 5 बेटी हो गई है, अब और नहीं चलेगा। अम्मी जान, बेटी को बेटा बनाना मेरे अख्तियार में नहीं है। जो नसीब में है वही मिल रहा है, और बेटी होने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं, बेटा चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा इंतजाम करना होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप अपने बेटे का दूसरा निकाह कराना चाहती है? तो इसमें गलत क्या है? मुझे बेटा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो जादुई कुम्हार से ले लीजिए, वो तो पूरे गांव को रिश्ते बांट रहा है। जब तुमसे बेटा नहीं मिलेगा तो मुझे उस जादुई कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। मैं उसी से अपने बेटे के लिए वारिस मांगूंगी। भाई, जादुई कुम्हार ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भाईजान, आज सोना गांव के हर घर में जादुई कुम्हार का जादू दिख रहा है। मैं भी जादुई कुम्हार से अपनी दादी की मूर्त लेकर आया हूँ। अब मुझे दादी की कमी महसूस नहीं होती। हमारे गांव के सब लोग अब लाफानी हो गए हैं, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद उनकी मूर्त घरों में आ जाती है और वो जिंदा होकर हमारे साथ रहने लगती हैं। अब किसी भी खातून को अपने बांझ होने पर दुख नहीं होता, किसी के इंतकाल का दुख भी नहीं होता। जो लोग झगड़ कर घर से चले गए हैं, अब तो उनकी भी कमी महसूस नहीं होती। अरे ये सब तो ठीक है, पड़ोस के गांव की एक खातून अपने शौहर की मूर्त बनवा कर ले गई है। क्यों? क्या उसका शौहर मर गया है?
नहीं, उसका तलाक हो गया है। इन जादुई रिश्तों ने एक बार फिर से खानदान को हरा भरा कर दिया है। हाँ भाईजान, इसके लिए हम जादुई कुम्हार के एहसानमंद हैं। जादुई कुम्हार के जादुई रिश्तेदार सोना गांव के साथ आसपास के गांव में फैल जाते हैं। हर शख्स जादुई रिश्तेदार को पाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी मुस्तलिक नहीं होती, क्योंकि जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात की कमी देखी जाती है। वो सबके साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। उनका रवैया किसी मशीनी इंसान या रोबोट की मानिंद होता है। इससे उन सबको जादुई रिश्तेदारों से शिकायत होने लगती है और ये शिकायत गांव के सरपंच तक पहुंचती है। आप सब लोगों की शिकायत मैंने गौर से सुनी है। ये परेशानी जरूर है, लेकिन इसका कसूरवार वो जादुई कुम्हार नहीं है। अगर कुम्हार इसका कसूरवार नहीं है तो फिर कौन है? हाँ सरपंच जी, हमें रिश्तों के नाम पर कुम्हार ने ही ठगा है। जादुई कुम्हार ने ही असली नाम से नकली रिश्तेदार दिए हैं। उसने हमारे जज्बात को चोट पहुंचाई है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसने जो कुछ किया है हकीकत बयां कर किया है। रिश्ते के नाम पर धोखा खरीदने तुम खुद उसकी दुकान पर गए थे, वो तुम्हारे घर नहीं आया था। अब हम इन मशीनी रिश्तेदारों का क्या करें जो जिंदा लाश की तरह हमारे साथ रह रहे हैं? इसके लिए हमें जादुई कुम्हार के पास चलना होगा। मुझे इल्म था कि एक रोज आप सब यहाँ आएंगे और मुझसे यही सवाल करेंगे कि मेरे बनाए जादू रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात नहीं है, उनमें इंसानी जज्बातों की कमी है। अगर तुम्हें इल्म था तो तुमने हमें ये मूरत क्यों दी? वो इंसानों जैसा सलूक क्यों नहीं करती? हाँ जादुई कुम्हार, ऐसा लगता है जैसे उन मूरत को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। सरपंच जी, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जादुई रिश्तेदार हैं। यही तो कुदरत का कानून है और यही कुदरत का कमाल है कि इंसान से जब इंसान पैदा होता है तो वो एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे के गम को बांटता है, एक दूसरे की तकलीफ में मदद करता है। ये इंसानी जज्बात, एक दूसरे से जुड़ाव हमारे लिए हमारे मालिक की बरकतें हैं। ये बरकतें तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और वो मालिक इंसानों को बनाने वाला सच्चा खुदा है। एक खातून बच्चे को पैदा करते वक्त 100 बार मरती है, उसकी तकलीफ को लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं जादुई कुम्हार। तो मानते क्यों नहीं? मालिक चाहता तो बच्चे की पैदाइश को आसान कर देता। खातून की जगह बच्चे कहीं से भी पैदा होने लगते, जैसे दरख्तों से फल की जगह बच्चे निकल आते, जमीन में बोए हुए बीज से बच्चे अंकुरित हो जाते। वो चाहता तो कुछ भी कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने में दुनिया में इंसानों की भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन उनमें इंसानियत शुमार नहीं की जा सकती। इंसानों की ये भीड़ जानवरों की भीड़ से बदतर हो जाती है। इसलिए मालिक ने इंसानों से इंसानों को पैदा किया। ये सब जानने के बावजूद तुमने इन मिट्टी के रिश्तों को क्यों फरोख्त किया? मैं एक जादुई कुम्हार हूँ सरपंच जी। लोगों ने जो मांगा मैंने फरोख्त किया, लेकिन मैं इसी बहाने लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार गुजर गए हैं उन्हें याद करो, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी भी कद्र करो, उन्हें अपना मानो, उन्हें दिखावे की नहीं सच्ची मोहब्बत दो। जादुई कुम्हार, आज तुमने हम सबको मिट्टी के नकली रिश्ते फरोख्त कर असली रिश्तों का कद्र करना सिखा दिया है। हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहानी सतना गांव की है, जहां बद्री नारायण ने एक वक्त बिजली के दरख्त की स्थापना की थी। उस वक्त दरख्त देवता आकर सतना गांव में बिजली का दरख्त और बिजली का वरदान देकर चले गए थे। उस गांव में वरुण और उसके कई सारे साथी भी रहा करते थे। गांव से बिजली की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन गुड्डू और उसकी बीवी पैसों की परेशानी से गुजर रहे थे। सतना गांव में गर्मी का कहर बेहद बढ़ चुका था। गांव के नदी तालाब सब कुछ सूख चुके थे। इतनी गर्मी है गांव में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। अब क्या करें जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव हमारे गांव के आसपास ही हैं। इतनी गर्मी कैसे झेलेंगे हम? चलो, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं और कल सुबह मटके और मिट्टी की मूर्तियाँ बेचने जाना है।
गुड्डू रात भर जागकर मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी के कई सारे सामान बनाता है और अगले दिन उन्हें बेचने बाजार जाता है। सुबह से इस तपती धूप में खड़ा हूँ, ना कोई मटका बिका है, ना ही कोई मूर्ति। गुड्डू पूरी दोपहर वहीं खड़ा था, लेकिन उसका मिट्टी का एक भी सामान नहीं बिका और वो थक हार कर घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ पर उसे बद्री नारायण पंडित जी मिले। गुड्डू, कहाँ से आ रहे हो? और ये क्या, बड़े थके हारे लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताओ पंडित जी, मेरा हाल बहुत बेहाल है। ना ही कोई मूर्ति बिक रही है और ना ही कोई मिट्टी के खिलौने। मैं तुम्हारा हाल बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई हल भी तो नहीं है। आज आकर तुम हमारे घर से खाना ले जाना, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात तो गुड्डू बद्री नारायण पंडित जी के यहाँ से खाना लाकर अपनी बीवी के साथ मिलकर खा लेता है। आज तो हमने पंडित जी के यहाँ से खाना खा लिया, लेकिन कल क्या करेंगे? अब कल की फिक्र मत करिए। मैं कल भी अपने मिट्टी के सामान लेकर बाजार जाऊंगा, तुम ध्यान रखना। गुड्डू दूसरे दिन भी अपना सामान लेकर बाजार की ओर जाता है। ये मेरा आखिरी दिन है, मैं इन मिट्टी के बर्तनों को यही कहीं फेंक दूंगा। गुड्डू अपने मिट्टी के बर्तनों को फेंकने के लिए निकल पड़ता है। उतने में ही वहाँ पर एक आदमी एक बड़े से ठेले पर कंबल लपेटकर गुड्डू को दिखाई देता है। इतनी गर्मी में ये आदमी भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? और ये तो हमारे कस्बे का वरुण है, जो बिजली के तार बेचते हुए पकड़ा गया था। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू! अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। इस ठेले पर एसी रखा हुआ है, लेकिन इसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम इसे खरीद कर लाते। मैं कह रहा हूँ ना, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें इसका अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वरुण उस एसी को गुड्डू के पास छोड़कर चला जाता है और गुड्डू उस एसी को देखकर सोचने लगता है। ये एसी कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे अपने कस्बे में लेकर जाता हूँ। वहाँ लेकर जाने से कम कस्बे वाले देखेंगे तो सही कि एसी किस चिड़िया का नाम है। वरुण उस खराब एसी को अपने गांव ले जाता है और उसी बिजली के दरख्त के नीचे रख देता है। एसी रखते ही सारे गांव वाले वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और गुड्डू से पूछने लगते हैं। अरे गुड्डू बेटा, ये क्या लेकर आ रहे हो? बड़ी अनोखी चीज लग रही है। ये करता क्या है? ये एक एसी है, इसे घर में लगाने से ठंडी हवा मिलती है। अगर ऐसा ही है तो इस दरख्त पर लगा दो, कस्बे में भी ठंडक आ जाएगी। फिलहाल तो ये खराब है, इसे घर जाकर मरम्मत करने की कोशिश करता हूँ। गुड्डू उस खराब एसी को अपने घर ले गया और उसे बनाने की कोशिश करने लगा। देर रात हो चुकी थी। अचानक वो एसी रोशनी से चमक उठा और उसमें से तेज रोशनी आ गई। उस चमकती हुई एसी को लेकर वो उसी बिजली के दरख्त के करीब जाता है। अरे देखो, ये एसी चमक रही है, इससे कुछ हो गया है। आ जाओ, सब कोई आ जाओ। सारे गांव वाले उसी बिजली के दरख्त के करीब जमा हुए और देखा कि वहाँ गुड्डू उस चमकते हुए एसी को लेकर खड़ा है। गुड्डू उन्हें सारी बातें बताता है। तब बद्री नारायण पंडित जी ये बात सुनकर कहते हैं, ये कोई फिक्र की बात नहीं है, ये जरूर कुदरत के देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वही अंधविश्वास की बातें। वरुण के इतना कहते ही बिजली का दरख्त चमक उठता है और दरख्त देवता प्रकट होकर कहते हैं, इस चमत्कारी एसी से पूरे कस्बे में पानी की परेशानी दूर हो जाएगी। इस मिट्टी की एसी को इस बिजली के पेड़ पर लगा दो। ये काम एक अच्छा कारीगर ही कर सकता है। हमारे पूरे कस्बे में अच्छा कारीगर सिर्फ गुड्डू ही है। इस पेड़ के मिट्टी से जाकर तुम एसी बना दो, इस कस्बे की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर दरख्त देवता वहाँ से गायब हो गए। गुड्डू जाकर अपने मिट्टी के हुनर से हूबहू वैसा ही एसी बना देता है और खराब मशीन को अपने मिट्टी के एसी में लगा देता है और खुद की एक बड़ी सी मिट्टी की एसी बनाकर तैयार कर देता है।
मिट्टी की एसी तैयार है। भगवान के कहने के मुताबिक एसी बिजली के दरख्त में लगा दिया है। क्या पता कुछ चमत्कारी हो जाए। गुड्डू मिट्टी का एसी उस बिजली के दरख्त में लगा देता है। अब देखना, मेरे मालिक की कृपा देखना, इस मिट्टी के एसी से हमारे कस्बे की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मिट्टी के एसी के दरख्त में लगते ही गांव में ठंडी लहर दौड़ पड़ती है, मानो गांव में बर्फ की बारिश हो रही हो। पूरे गांव में सूरज की गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। ओह, मुझे तो ठंड लग रही है। मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मिट्टी की एसी इतनी ठंडी हवा देती है कि गांव के सूखे हुए तालाब में बर्फ जम जाता है। गांव के जो भी कुएं सूख चुके थे उनमें भी बर्फ जमने लगती है। ये देखो, हमारे कस्बे का कुआं भी भर गया। अगर ऐसा रहा तो हमें बाहर से पानी लाने की जरूरत ही नहीं। ये हुई ना बात। मेरे मालिक की कृपा अपरंपार है, बस किसी की इसको बद्दुआ ना लगे। गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे थे। मिट्टी की एसी की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन ये बात जंगल में रहने वाले डाकुओं को हजम नहीं हुई। उन्होंने साजिश रची। कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ सतना के कस्बे में ही बर्फबारी हो रही है, सब खुश है और हम हैं कि यहाँ गर्मी में मरे जा रहे हैं। सही कहा तुमने। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जादुई मिट्टी की एसी उन्होंने कस्बे में लगाई है, तो क्यों ना उसको चलकर चुराया जाए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? दोनों डाकू मौका मिलते ही गांव में चले आते हैं और मिट्टी के एसी को चुराने की कोशिश करने लगते हैं। मिट्टी के एसी की जादू की वजह से वो दोनों बर्फ के बन जाते हैं। ओह, ठंड ठंड। आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा और मैं आपके साथ रहना छोड़ दूंगा। हमें आजाद करो। सारे गांव वाले उनकी चीखें सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें बर्फ का बना देखकर हंसने लगते हैं। अच्छा, मजा आया। और इसी तरह मिट्टी के एसी की मदद से सब लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके वालिद भी मटके बनाया करते थे और अब भी उसके साथ उनका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो अब्बा, मेरा मटका कितने अलग डिजाइन का है। हाँ, अच्छा है, लेकिन बेटा की गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना पड़ेगा। वो तो है, ऐसे मटके ज्यादातर ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। अब्बा, तो क्या सिर्फ वही मटके फरोख्त होते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही फरोख्त होते हैं, इसलिए हम हमेशा वही मटके बनाते हैं। लेकिन मुझे याद है, जब आखिरी मर्तबा मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बेहद महंगी कीमत पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी अच्छी कीमत मिलेगी, देख लेना अब्बा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर हाजिर हुई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है, तेरे अब्बा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी मुफलिसी में ही काटनी पड़ी है। नहीं अम्मी, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और मुझे मिट्टी से चीजें बनाना बेहद पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे हिदायत देना। तू मेरी बात से मुताफिक हो या ना हो, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मिणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भाईजान तो राजी हैं हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस इतवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपनी शादी की बात सुनकर योगेश भी बेहद खुश था। इतवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे।
और फिर योगेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बेहद खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी योगेश से रोज शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाता रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा सा काम तलाश ले। नहीं अम्मी, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यहीं खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं कर रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही माह में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई मुलाजमत करे, लेकिन वो है कि वो यहीं रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूँगी अम्मी। फिर एक रोज योगेश तन्हा मटके बना रहा था। आभा उसके पास आई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाएंगे। क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम तलाशें? नहीं आभा, मुझे इल्म है कि ये सब मेरी अम्मी ने तुमसे कहा होगा, लेकिन मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊं तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा। योगेश की बातें सुनकर आभा हैरान हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हुआ क्या? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। अब तुम ये क्या बोल रही हो? अम्मी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बेहद पसंद है। वो दिल मारकर शहर नहीं जाना चाहते हैं और यही वाजिब भी है। 2 माह मुफलिजी में गुजारोगी ना तो समझोगी कि मैं क्यों शहर भेजने की फिराक में थी। अम्मी, आप बस ये चाहती हैं कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने शौहर के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, लेकिन अब्बा कहते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा फरोख्त नहीं होते। फरोख्त होते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेले में क्यों नहीं फरोख्त करते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को हौसला अफजाई की। योगेश ने अलग अलग साइज के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर फरोख्त होंगे। काश ऐसा ही हो। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग साइज के मटकों की मेले में काफी डिमांड थी। भाईजान, मुझे वो लंबी गर्दन वाला मटका देना। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही रोज में योगेश के सारे मटके फरोख्त हो गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने अब्बा के हाथों में रख दिए। ये देखिए अब्बा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में फरोख्त करने की तरकीब आपकी बहू की थी। अच्छी जिंदगी जियो बहू, और हमेशा अपने शौहर का साथ देना। वरना कुछ औरतें होती हैं जो शौहर को सिर्फ शहर भेजना चाहती। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बेहद खुश थे। उस रात योगेश को एक नई तरकीब सूझी। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बगैर बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये तरकीब तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहे हो? अब्बा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जियां, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बगैर बिजली के। वाह,
सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ कर सब्जियां फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत कब्ल सोचा था, लेकिन कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी के फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को लेकर मेले में ले गए। अरे भाईजान, वो क्या है? अलमारी जैसा? वो मिट्टी का फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे, ज्यादा वक्त तक, वो भी बगैर बिजली के। वाकई? हाँ हाँ वाकई। उस खातून ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक सहाफी ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज फरोख्त हो गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो बेगम साहिबा, आज तुम्हारे बेटे की कितनी कमाई हुई है। बाप रे! ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी के फ्रिज की तरकीब कमाल की है। लोगों ने हमें पेशगी दी है मिट्टी के फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो सब तेरी वजह से है। तेरे हौसला अफजाई की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता तो हमारे हालात अब तक बदल चुके होते। अम्मी जान, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आ गए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब कुछ ठीक होगा। सही नहीं, सब अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर कतार लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस खानदान के पास सारी जरूरियात की चीजें थी और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की तरकीब की वजह से हुआ।